हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। तो जल्दी से आप लोग लाइक करके अटेंडेंस लगा दीजिए आप। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आपका कमेंट अभी तो नहीं, लेकिन बाद में देख लिया जाएगा। ठीक है, तो आइए सीधे मुद्दे पे चलते हैं। हमने बैलेंस शीट आपको पढ़ा दिया था कि आर्थिक चिट्ठा क्या है। अब इसके बारे में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसके बारे में रिवीजन करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बैलेंस शीट अर्थात आर्थिक चिट्ठा, कुछ इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है। व्यक्तिगत खाते के शेष दर्शाए जाते हैं। व्यक्तिगत खाते का मतलब है पर्सनल अकाउंट। व्यक्तिगत खाता मीन्स पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का शेष अक्सर जाता कहां पे? क्या व्यापार खाते में जाता है? बिल्कुल नहीं। लाभांश खाते में जाता है? बिल्कुल नहीं। ये बैलेंस शीट में जाता है। पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि जैसे कि आपके कैपिटल्स हो गए, ड्राइंग हो गया, क्रेडिटर हो गया, डेब्टर्स हो गया, ये सब पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, तो बैलेंस शीट में जाता है। तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब दो दो क्वेश्चन का सेट लेते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थिति विवरण मीन्स बैलेंस शीट व्यापार की वित्तीय स्थिति को क्या करता है? बैलेंस शीट जो होता है वो व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में क्या जानकारी देता है? देखिएगा, एक निश्चित अवधि के लिए प्रदर्शित करता है, थोड़ा बहुत सही है लेकिन पूरा सही नहीं। एक निश्चित तिथि पर प्रदर्शित करता है, ये सही है। एक फिक्स डेट पर यह बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन ए मतलब बी सही है। स्थिति विवरण बैलेंस शीट दर्शाता है। भाई बैलेंस शीट क्या शो करता है? सभी खातों के आधिक्य को ना, बैलेंस शीट थोड़े ही बताता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति को यही बताता है। व्यवसाय की वित्तीय स्थिति के बारे में बैलेंस शीट हमें जानकारी देता है। बस उसके एक लाइन, एक शब्द में उसके आंसर क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, जूम करना पड़ेगा। हाँ, अगला हमारा जो क्वेश्चन है, लिखा है कि वे संपत्तियां जो व्यापार में नगद रूप में है, मतलब बिजनेस में कह रहा है नगद रूप में है। कैसे है? कैश है, आसानी से नगदी में बदली जा सकती है, वो कौन सी संपत्ति भाई कहलाती है? तो भाई सबको मालूम है कि नगद रूप में है और नगद में बदली जाती है तो तरल संपत्ति होगा, क्षयशील तो होगा नहीं, अस्थायी होगा नहीं, मूर्त होगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति, आर्टिफिशियल एसेट्स? भाई ख्याति कृत्रिम संपत्ति है, विशेष विज्ञापन ये भी उतना नहीं है, पेटेंट ये भी उतना नहीं है, एकस्व। एक क्वेश्चन थोड़ा सा गलत लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम संपत्ति नहीं होना चाहिए? नहीं का मतलब यह है ख्याति आपकी कृत्रिम संपत्ति है, विशेष विज्ञापन कृत्रिम संपत्ति एक तरह से नहीं है। पेटेंट है, पेटेंट है, ये है। तो सही ऑप्शन ये होगा। नहीं यदि होगा तो ये होगा, है तो भाई ये भी है, पेटेंट भी है और ट्रेडमार्क भी है, कॉपीराइट भी है। ठीक है ना? और सपोज करिए कि इन तीनों का नाम नहीं दिया है तो गुडविल है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। चलिए अब डबल क्वेश्चन थोड़ा सा और छोटा कर दे कि पूरा दिखे। अगला क्वेश्चन हमारा दे रहा है अवास्तविक संपत्ति का दूसरा नाम है। अवास्तविक संपत्ति, अवास्तविक संपत्ति मतलब चल संपत्ति, नाशवान संपत्ति, काल्पनिक संपत्ति, उपरोक्त सभी। अवास्तविक संपत्ति का मतलब क्या होता है? कौन सी संपत्ति होती है? सोचिए जल्दी से। अवास्तविक संपत्ति को काल्पनिक संपत्ति भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा चल दायित्व नहीं है? चल दायित्व मतलब करंट लायबिलिटीज। भाई ये करंट लायबिलिटीज है। परिशोधन योग्य ऋण पत्र, ऋण पत्र तो कभी नहीं होता है। डूबत ऋण संचिति है, बैंक अधिविकर्ष है, अर्थात ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है छोटा सा इसमें,
पूर्वदत्त बीमा खाता है। भाई पूर्वदत्त बीमा खाता कौन सा खाता है बताइए। तो भाई प्रीपेड जो एक्सपेंसेज होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं और इस साइड में हमारा एसेट्स होता है तो प्रीपेड को अक्सर हम यहां दिखाते हैं। तो भाई उस हिसाब से तो ये संपत्ति हुआ, तो ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अग्रिम प्राप्त आय है। अग्रिम प्राप्त आय बताइए, अग्रिम प्राप्त आय क्या है? अग्रिम प्राप्त आय जिसको कहा जाता है अनएक्रूड इनकम, इसको अर्नेड इनकम भी कहा जाता है। अनएक्रूड इनकम जब बैलेंस शीट बनता है तो इधर हमारा लायबिलिटीज और इधर हमारा होता है एसेट्स। तो एक्रूड इनकम, एक्रूड जो इनकम होती है वो एसेट्स में दिखाते हैं और अनएक्रूड इनकम जो होती है लायबिलिटीज में दिखाते हैं। तो भाई अग्रिम इनकम क्या है? दायित्व, दायित्व है तो लायबिलिटीज है। आगे बढ़ते हैं, समायोजन में दिखाए जाने वाले अग्रिम प्राप्त आय की समायोजन प्रविष्टि की जाती है। देखिएगा, एडजस्टमेंट में दिखाए जाने वाले अग्रिम प्राप्त आय मतलब हमारा वही चीज अग्रिम प्राप्त आय मतलब एडवांस रिसीव्ड जो दिया गया है जिसे अनअर्नेड इनकम भी कहा जाता है, एडजस्टमेंट में दिया है तो कहां दिखाते हैं? ये आपको बताए हैं एडजस्टमेंट पढ़ा, बताइए। आय में से घटाएंगे और संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे, गलत। आय में से घटाएंगे और दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, यही सही है, बाकी सब गलत है। क्योंकि इनकम में से घटा दिया जाता है, लायबिलिटी साइड में शो कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जिस संपत्ति का कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, मतलब कि एक एक संपत्ति है लेकिन ये इसका कोई आकार प्रकार नहीं होता, जिसे देखा या छुआ नहीं जा सकता, ऐसे इसे टच भी नहीं कर सकते, छू भी नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? केवल फीलिंग कर सकते हैं। कौन सी संपत्ति होती है? अमूर्त संपत्ति, इनटेंजेबल एसेट्स। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक चालू दायित्व में सन्निहित नहीं है? मैंने पूछ रहा है कि इसमें से कौन करंट लायबिलिटीज में शामिल नहीं है। भाई दे बिल मैंने बीपी करंट लायबिलिटीज है, व्यापारिक लेनदान करंट लायबिलिटी है, ऋण पत्रों पर ब्याज भी करंट एक तरह से लायबिलिटी, जो संभाव्य दायित्व है कॉन्टिजेंसी लायबिलिटीज, ये हमारा क्या है? करंट लायबिलिटीज नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लेनदारों पर बट्टा आयोजन को अंतिम खाता में दिखाया जाता है, मतलब डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। यदि डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर दिया गया है तो जब भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं इसे कहां दिखाते हैं? केवल आर्थिक चिट्ठे में, लाभांश खाते और आर्थिक चिट्ठे में, केवल लाभांश खाते में, व्यापार खाते में, ऑप्शन बी सही। क्योंकि डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर यदि एडजस्टमेंट में आपका दिया गया है तो भाई इसको जब पीएल के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे और जब बैलेंस शीट बनेगा और इधर लायबिलिटीज लिखेंगे तो इसको क्रेडिटर्स में से घटा कर दिखाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि यदि चिट्ठा स्थायी क्रम में बनाए गए हैं तो संपत्ति पक्ष की पहली मद क्या होगी? बैलेंस शीट जो हमारा है वो दो तरीके से बनता है, तरलता के क्रम में माने लिक्विडिटी बेस पर, अस्थायित्व पर माने फिक्स बेस पर। तो पूछ रहा है अस्थाई बेस पर बनाया गया था, इसकी पहली मद क्या होगी? तो पहली मद भाई ख्याति होगी, माने सबसे पहले इसको लिखा जाएगा, फिर इनको लिखिए, फिर इनको लिखिए, फिर इनको लिखिए। तो पहली मद क्या होगी? ख्याति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि चिट्ठा तरलता क्रम में बनाया गया है तो संपत्ति पक्ष की पहली मद क्या होगी? माने लिक्विडिटी मेथड्स, लिक्विडिटी मेथड्स,
से बनाया गया है, क्योंकि दो तरीके से बनाए जाते हैं, आपको बताए थे बैलेंस शीट में। तो पहली मत बताइए इसमें से क्या होगी? प्राप्य विपत्र। प्राप्य विपत्र मतलब इसको बीआर बोलते हैं। ये तो क्रेडिटर है, ये स्टॉक है, इसको क्या बोलते हैं? स्टॉक है। ये फर्नीचर है, जानते ही है। बताइए फर्स्ट हम क्या लिखेंगे? जल्दी से बोलिए, थोड़ा आप लोग भी बोला करिए। प्राप्य विपत्र को लिखा जाएगा। आर्थिक चिट्ठा बनाया जाता है, बताइए। पुस्तकों की शुद्धता जांचने के लिए ना, पूंजी ज्ञात करने के लिए। थोड़ा बहुत सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिए यही सही है। शुद्ध लाभांश की जानकारी के लिए नहीं। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही है। देखिए इसमें आधा इधर चला गया है और आधा कहीं और चला गया। ये सेटिंग बढ़िया से नहीं हुआ है। देखिए तरल संपत्ति है भाई, रोकड़ भी तरल संपत्ति है, देनदार भी है, बैंक सब है, इनमें से सभी है ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ख्याति वर्गीकृत की जाती है। गुडविल को किस बेस पर क्लासिफाइड किया गया? आपको बताए थे। अदृश्य संपत्ति, चालू संपत्ति है नहीं, चल संपत्ति है नहीं, तरल संपत्ति है नहीं, तो अदृश्य इंटेंजिबल एसेट्स है। अगला है निम्नलिखित क्षयशील संपत्ति वेस्टिंग एसेट्स का उदाहरण है। एक का है, मात्रा छूट गया, माने वेस्टिंग एसेट्स का उदाहरण कौन है? माने क्षयशील संपत्ति का। भाई मोटर गाड़ी क्षयशील नहीं है, तेल का कुआं क्षयशील है, पशुधन ये तो लिव स्टॉक के अंतर्गत आता है, उतना नहीं है, भूमि है। तेल का कुआं जो है ये आपका क्षयशील संपत्ति है, एक समय के बाद नष्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसी से रिलेटेड और क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ख्याति है भाई, क्या है? अभी मैं बताया, अदृश्य संपत्ति। अस्थाई संपत्ति का उदाहरण है, फिक्स एसेट्स का एग्जांपल क्या है? ये भी फिक्स एसेट्स है, लैंड एंड बिल्डिंग भी फिक्स एसेट्स है, प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स एसेट्स है, सब है। ऑप्शन डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन में जो आएंगे आप लोग को, तो चूंकि मेरा बताने का मतलब है कि आप पढ़ के कंफर्म हो कि हाँ यही चीज है। अगला क्वेश्चन, पूर्वदत्त व्यय क्या है? भाई पूर्वदत्त व्यय व्यय है कि आय है कि दायित्व है कि संपत्ति है? ये कल बताए थे, तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा एक तरह से प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है, रियल में तो देखेंगे तो ये एक्सपेंसेज होता है। कैसे? कि ऐसा व्यय जो हमें अब आगे देना है, मतलब 4 दिन बाद देना है, 4 महीना बाद देना है, लेकिन हमने अभी पेमेंट कर दिया, तो व्यय है। लेकिन दूसरे दृष्टि से देखेंगे कि यदि हमने पेमेंट पहले कर दिया तो हमारी एक तरह से वो संपत्ति हो गई। इसलिए संपत्ति हो गई कि अब पे नहीं करना है, हमने पे कर चुका है, मेरा वो संपत्ति बरकरार है। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ये हमारी एक तरह से एसेट्स है। देखने में तो दिख रहा है कि एक्सपेंसेस है, लेकिन रियल में है एसेट्स। पूर्वदत्त खाता क्या है? तो कल बताए भी थे, ये हमेशा व्यक्तिगत खाता होता है। कैसे? ध्यान दीजिए, प्रीपेड है, आउटस्टैंडिंग है, एक्रूड है, अनएक्रूड है, ये सब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, तो व्यक्तिगत खाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी संपत्तियां जिन्हें पुनः बिक्री या रोकड़ में परिवर्तित करने के लिए रखा जाता है। मतलब ऐसी संपत्तियां जिसे तुरंत बेचकर पैसे में कन्वर्ट करने के लिए रखा जाता है, वो कौन सी संपत्ति होती है? अस्थाई तो होगा नहीं, क्योंकि तुरंत बेचकर पैसे में कन्वर्ट करना। चालू ही होगा, काल्पनिक होगा नहीं, अमूर्त होगा नहीं। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट खाता क्या है? भाई बैंक ओवरड्राफ्ट आपका व्यक्तिगत खाता होता है।
मान लीजिए बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या, बैंक ओवरड्राफ्ट, सपोज करिए आपके पास एक बैंक है, इस बैंक में आपका अकाउंट है, आपने जमा किया 10,000, निकाल लिए उससे 15,000। वैसे तो सारी ये सब फैसिलिटी सबको नहीं देगी, लेकिन जमा है आपका 10,000, निकाल लिए 15,000, जो 5,000 हो गया, क्या होगा, ओवरड्राफ्ट हुआ। इसी को बैंक ओवरड्राफ्ट, एक पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक ना, एक तरह से ये लोन भी होता है, शॉर्ट टर्म लोन ये होता है। अगला देखते हैं क्या है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऋण की राशि जो व्यापार में लगाई जाए क्या कहलाती है। माने लोन का अमाउंट हमारे बिजनेस में लगाया जाता है, उससे कहते क्या है, अस्थाई पूंजी, कार्यशील पूंजी, अस्थाई पूंजी, 2 बार हो गया ये सब। भाई जब कर्जा बिजनेस में लगाया जाता है वो आपकी कार्यशील पूंजी होती है। क्यों, कर्जा आपका नहीं ना है, गारंटी कब तक वो दे सकता है, तो एक तरह से। लेकिन यहीं पे मान लीजिए कि थोड़ा सा कर दिया रहता है, ऋण पत्र कह दिया रहता, तब तो भाई अस्थाई पूंजी होती, क्योंकि यहां केवल ऋण मेंशन किया है। ऋण शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। नॉर्मली इसे शॉर्ट टर्म की दृष्टि से देखा जाएगा, यदि दीर्घकालीन ऋण लिखा रहता तो अस्थाई पूंजी होती, और ऋण पत्र भी लिखा रहता तो भी अस्थाई पूंजी होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, तलपट में अंतिम रहतिये को दिखाया जा रहा है, इसे अंतिम खाता में दिखाते हैं। मतलब सीधा सा कहने का मतलब इस क्वेश्चन का है कि तलपट में यदि अंतिम रहतिया दिया है तो अंतिम खाते में कहां दिखाया जाएगा, ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो भाई ट्रायल बैलेंस में है तो केवल एक जगह दिखाया जाता है, बैलेंस शीट में, और कहीं नहीं दिखाया जाएगा। ऑप्शन ए सही है। समायोजना में रहता तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में। ये सब पीछे आपको बताए हैं। अब यहां पे देखिए वो वही क्वेश्चन, तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दिया है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा कहां है, तलपट के बाहर। तलपट किसको है, देखते होंगे कोई भी क्वेश्चन शुरू होता है ऐसे एक फॉर्मेट दिया रहता है, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट आइटम लिखे रहते हैं, ये कहलाता है ट्रायल बैलेंस। आप अपने बुक में देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन होता है, और नीचे लिखा गया रहता है एडजस्टमेंट या समायोजन या अतिरिक्त सूचना। इसमें नंबरिंग करके 1 2 3 कुछ दिया रहता है, ये सारी चीजें कहलाती है एडजस्टमेंट। तो वही चीज कह रहा है, तलपट के बाहर दिया है क्लोजिंग स्टॉक, तब कहां दिखाएंगे, मैंने यहां दिया है, यहां दिया है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में, लेकिन यहां दिया है तो कहां दिखाएंगे, देखते हैं। केवल चिट्ठे में नहीं, व्यापार खाते में नहीं, लाभन खाते में नहीं, व्यापार खाता और आर्थिक चिट्ठा दोनों में दिखाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार की अस्थायी संपत्ति में लगी पूंजी क्या कहलाती है। बिजनेस में यदि फिक्स एसेट्स लगी है, फिक्स एसेट्स के रूप में कैपिटल लगा है तो उसे क्या कहते हैं, तो भाई अस्थायी पूंजी कहते हैं। और क्या कहा जाएगा, चालू पूंजी होगी नहीं, ऋण पूंजी होगी नहीं, ये होगी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यापार में अस्थायी संपत्ति क्रय करने उसकी वृद्धि करने के लिए किए जाने वाले क्या कहते हैं। किसी भी ध्यान दीजिएगा, अस्थायी संपत्ति को खरीदने या वृद्धि करने पर जो व्यय होता है उसको भाई पूंजीगत व्यय कहते हैं। तलपट में दिखाए जाने वाले अदत्त व्यय रखे जाते हैं। जब ट्रायल बैलेंस में आउटस्टैंडिंग जो दिया रहता है उसको कहां दिखाते हैं, आउटस्टैंडिंग को तो केवल चिट्ठे में दिखाते हैं भाई, ऑप्शन ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समायोजन में दिखाए जाने वाले अदत्त मजदूरी को समायोजन प्रविष्टि होती है। मतलब आउटस्टैंडिंग वेजेस यदि एडजस्टमेंट में दिया है तो कहां दिखाएंगे, मजदूरी में जोड़ेंगे और दायित्व पक्ष में दिखाएंगे, यही तो सही दिख रहा है, तो उसको वेजेज में हम जोड़ देंगे और
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे। बाकी सब ये तीनों ऑप्शन गलत है, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि समायोजन में दिखाए जाने वाले पूर्वदत्त व्यय की समायोजन प्रविष्ट कीजिए। मतलब एडजस्टमेंट में आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस दिया है तो कहाँ एंट्री करेंगे, व्यय में से घटाएंगे और संपत्ति पक्ष में दिखाएंगे। इसका भी पहला ही ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़िए। इसको थोड़ा जूम करें कि नीचे वाला भी आ जाए। ये तो रिपीट शायद क्वेश्चन है। तलपट में दिखाया गया अंतिम रहतिया दिखाया जाता है। भाई केवल चिट्ठे में दिखाया जाता है। ये ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है तो केवल कहां दिखाया जाएगा, बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। अब थोड़ा बड़ा कर दें ताकि साफ दिखे। हाँ, अगला क्वेश्चन, ऐसी संपत्तियां जिन्हें तुरंत रोकड़ में परिवर्तित की जाती है उसे कहा जाता है। भाई चालू संपत्ति कहा जाता नहीं, तरल संपत्ति होती है। ये ऑप्शन गलत, सी ऑप्शन सही। नेक्स्ट है, ये भी कुछ रिपीट हुआ है। ऐसी संपत्तियां जो चिट्ठे में प्रदर्शित होती हैं परंतु उनका मूल्य नहीं होता है। मतलब ऐसी एसेट्स जो बैलेंस शीट में तो प्रदर्शित होती हैं परंतु उसका मूल्य जो है कुछ नहीं होता। देखते हैं क्या है। क्षयशील संपत्ति ना अमूर्त संपत्ति ना चालू संपत्ति ना कृत्रिम संपत्ति। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन, चिट्ठे में किस प्रकार के खाते के शेष को दर्शाए जाते हैं। मतलब बैलेंस शीट में किस टाइप के अकाउंट दर्शाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे? नहीं, मैं ही बता दे रहा हूं, थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। व्यक्तिगत खाते, वास्तविक खाते, अवास्तविक खाते। क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत टाइप का है। क्यों? क्योंकि जब भी बैलेंस शीट में हम कोई भी, चाहे वो लायबिलिटीज हो चाहे एसेट्स हो, इसमें दो ही तरीके के अकाउंट दिखाए जाते हैं। एक आपका पर्सनल अकाउंट माने व्यक्तिगत खाते और दूसरा होता है रियल अकाउंट। नॉमिनल नहीं दिखाया जाता है क्योंकि नॉमिनल प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग में जाता है। चलिए ये क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। ये हरास है। यदि हरास समायोजन की मद है, यदि हरास समायोजन की मद ही है तो इसे कहां दिखाएंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया एडिट करना पड़ेगा। देखिएगा क्वेश्चन क्या है कि यदि हरास मींस डेप्रिसिएशन समायोजन में दिया हो या समायोजन की मद हो तो उसे कहां दिखाते हैं। क्वेश्चन आप लोग बताइएगा। लाभ हानि खाता के डेबिट में, व्यापारिक खाते के डेबिट में, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, ट्रेडिंग के डेबिट में, संपत्ति में से घटाएंगे, लाभ हानि खाते के डेबिट में और संपत्ति में से घटाएंगे। ये आप बताइए, पीछे बताए हैं आप। और देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, बेचने के विचार से खरीदी जाने वाली या कुछ समय पश्चात नगद के रूप में बदल दी जाने वाली संपत्ति क्या कहलाती है। मतलब कि ऐसी कोई संपत्ति हम बेचने के पर्पज से खरीदे हैं या कभी भी रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसे किस संपत्ति के नाम से जानते हैं। तो भाई अस्थाई या चालू संपत्ति के नाम से। अचल तो जानेंगे नहीं, क्षयवान नाशवान तो होगा नहीं। वे देय धन जो निकट भविष्य में नहीं बल्कि दीर्घ काल में या व्यापार की संपत्ति पर चुकाने होते हैं क्या कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए। वे देय धन माने लायबिलिटीज जो निकट भविष्य में नहीं बल्कि दीर्घ काल में व्यापार की संपत्ति पर चुकाने होते हैं। मतलब ऐसी कोई लायबिलिटी जो तत्काल नहीं देना रहता लेकिन फ्यूचर में उस संपत्ति से पेमेंट करना रहता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थाई दायित्व। अल्पकालीन होगा नहीं क्योंकि आगे होगा, ठीक ना। दीर्घ काल में व्यापार की संपत्ति से चुकाने होते हैं, वो अस्थाई दायित्व होता है। अगला क्वेश्चन है, भाई दायित्व कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अल्पकालीन, दीर्घकालीन और संभावित दायित्व। अस्थाई दायित्व कहलाते हैं। अस्थाई दायित्व का क्या होते हैं,
चालू या अल्पकालीन दायित्व को अस्थायी दायित्व कहा जाता है। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। किसी विशेष घटना के घटित होने पर दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? किसी विशेष घटना के घटित होने पर दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? चालू दायित्व ना, अस्थायी दायित्व ना, संभाव्य दायित्व। समय व्यतीत होने के साथ साथ मूल्य कम होने वाली संपत्ति है। मतलब एक ऐसी संपत्ति जैसे जैसे टाइम खत्म होगा उसकी वैल्यू वैसे वैसे खत्म होती जाएगी। चालू संपत्ति, क्षयशील या नाशवान संपत्ति, यही तो है। एक समय के बाद ये मूल्यहीन हो जाती है। अगला क्या है? आर्थिक चिट्ठा बनाने के क्या उद्देश्य है? मतलब बैलेंस शीट बनाने के पीछे क्या रीजन है? ये कई बार बताया है, व्यापार की वित्तीय स्थिति को जानकारी के लिए। अस्थायी संपत्ति का दूसरा नाम क्या है? चालू संपत्ति ना, नाशवान संपत्ति ना, अचल संपत्ति, यही सही है। ठीक ना, ऑप्शन सी सही है। अगला क्या है? थोड़ा जूम इसको करें। हाँ, अजीबोगरीब क्वेश्चन है, देखिएगा। संपत्तियां कितने प्रकार की होती है भाई? 5 प्रकार की। कौन सी? फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स, इंटेंजेबल एसेट्स, ठीक ना, और कॉन्टिजेंसी एसेट्स, और कौन कौन सी एसेट्स होती है? चालू, अस्थाई, अमूर्त संपत्ति जिसको इंटेंजेबल एसेट्स भी कहते हैं, और कितनी हो गई? लिख दे रहे हैं पहले नाम। फिक्स एसेट्स, करंट एसेट्स और इंटेंजेबल एसेट्स होता है। लिक्विड एसेट्स, लिक्विड एसेट्स, और एक कॉन्टिजेंसी एसेट्स होता है। ये 5 होती है। अगला है, एक मुख्य प्रबंधक कमीशन के बाद लाभ का 25% कमीशन प्राप्त करता है। यदि लाभ 25,000 हो तो प्रबंधक का कमीशन ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें पूर्व और पश्चात ये 2 चीजों को ध्यान देना है। यदि आपको बताए थे कि पूर्व है तो इसका फार्मूला होता है लाभ गुणे दर बटा 100 होता है। तो 25,000 है, इसका 25% बटा 100, तो 25 बच्चे 625 ही हो जाएगा ना। लेकिन यदि पश्चात है, पश्चात माने आफ्टर, तो यहां पे फार्मूला हो जाएगा 25,000 गुणे 25 बटा 125, 5 से कट जाएगा बराबर 5,000। कितना? 5,000। इसका आंसर आना चाहिए 5,000। ठीक है, ये फार्मूला भी बताए थे आपको। अगला है कि अमूर्त संपत्ति का एक उदाहरण है। इंटेंजेबल एसेट्स का क्या उदाहरण है? लाभांश खाते का डेबिट सेट, बिल्कुल गलत। प्रारंभिक व्यय, बिल्कुल गलत। ऋण पत्रों को जारी किया गया बट्टा, बिल्कुल गलत। ख्याति या साख, ये इंटेंजेबल एसेट्स। अंतिम खाते का दूसरा नाम भाई क्या है? भाई वित्तीय विवरण कहा जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो मुझे सब याद होना चाहिए। ये भी छोटा थोड़ा कर लें। हाँ, यहां देखिएगा, एक इक्वेशन है, दिए गए समीकरण में कौन अधिक शुद्ध है? शुद्ध तो आपका ये है। फार्मूला सही क्या होता है कि कैपिटल इक्वल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बाकी सब गलत है। गलत वाले पे ज्यादा फोकस ना किया करिए, केवल सही वाले पे फोकस किया करिए, क्योंकि गलत बार बार ध्यान में देंगे तो वही माइंड में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तरल संपत्ति से अभिप्राय है भाई, तरल संपत्ति से क्या अभिप्राय है? सामने दिख रहा है,
नगद, रोकड़, देनदार, विक्रय और प्रतिभूतियां, ये तीन। वैसे तो तरल ये भी थोड़ा बहुत है, ये भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें एक ही में मेंशन कर दिया, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला है अस्थाई पूंजी की प्राप्ति की जा सकती है। फिक्स कैपिटल कैसे प्राप्त किया जा सकता है? अंशों के ऋण निर्गमन द्वारा, बिल्कुल सही। ऋण पत्रों के निर्गमन द्वारा भी अस्थाई पूंजी प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक वित्त संस्थाओं से कर्जा लेकर भी कर सकते हैं। ऑप्शन डी सही। अगला है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अदत्त मजदूरी किस रूप में वर्गीकृत की जाती है? बताइए अदत्त मजदूरी क्या है? पूंजीगत व्यय है ना, आयगत व्यय है, यही तो है। नेक्स्ट क्या है? जिन संपत्तियों का भौतिक अस्तित्व होता है परंतु छुई व देखी नहीं जा सकती, उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक अस्तित्व होता है, छुई देखी नहीं जा सकती, अमूर्त संपत्ति। ठीक है, ये भी पीछे था, उसी से मिलता जुलता था। अगला क्वेश्चन, बैंक खाते में क्रेडिट बैलेंस जमा शेष क्या है? बैंक खाते का क्रेडिट शेष क्या कहलाता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप बताइएगा। बहुत आसान है, एक छूट दे रहे हैं। चलिए हम इसको हटा दे रहे हैं, ये मान के चलिए तीनों में से कोई एक तो होगा, इतना छूट दे रहे हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका यदि कोई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, ठीक है, इस बैंक अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, इसका मतलब क्या है? संपत्ति है, पूंजी है, लायबिलिटीज है, बस इतना ही। इसको हटा दीजिएगा, ये तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं इसको हटा, इसी तीन में से एक है। आगे बढ़ते हैं। व्यापार की कुल संपत्ति में से बाह्य दायित्व घटाने पर शेष बची पूंजी होती है, क्या होती है भाई? ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि टोटल एसेट्स में से, टोटल एसेट्स में से बाह्य लायबिलिटीज मतलब आउटसाइड लायबिलिटीज को घटा देते हैं तो आता है ऑनर इक्विटी। ये फार्मूला होता है स्वामी की पूंजी। ठीक है, ऐसे सॉल्व करिएगा आप लोग। और 58 नंबर का रहा है चालू संपत्ति में लगी हुई कुल पूंजी होती है। भाई चालू संपत्ति में लगी हुई पूंजी, चालू पूंजी, चालू संपत्ति में लगी हुई पूंजी, चालू पूंजी नहीं, कौन सी पूंजी होती है? जल्दी से बताइए। चालू ही पूंजी होती है। अगला है व्यापार के संचालन में प्रतिवर्ष स्थायी तौर पर प्रयोग की जाने वाली और खरीदी जाने वाली संपत्ति है। मतलब बिजनेस को चलाने के लिए हर साल जो अस्थायी तौर पर प्रयोग करने के लिए खरीदी जा रही है संपत्ति, उसे क्या कहते हैं? अस्थायी संपत्ति। एक क्वेश्चन और बचा है लास्ट का, 60 क्वेश्चन था, थोड़ा छोटा ही रखना पड़ेगा, पेज चेंज हुआ है। प्रबंधक का कमीशन घटाने के पश्चात के लाभ पर कमीशन का सूत्र बताइए। मतलब मैनेजर का कमीशन आफ्टर चार्जिंग कमीशन लिखा है ना, पश्चात। पश्चात का सूत्र तो मैंने यही बताया था, क्या बताया था? मैनेजर कमीशन का फार्मूला होता है नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट। किसका? घटाने के पश्चात, आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो ये हमारे ख्याल से इसमें कौन सा दिख रहा है ना? ये नहीं है, ये पहला ऑप्शन होगा। कमीशन इक्वल टू कमीशन घटाने के पूर्व का लाभ, कमीशन की दर बटा 100 धन कमीशन। तो इस तरह आपका पूरा 60 क्वेश्चन फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट पर मैंने बताया। अब जितना मैंने पढ़ाया था वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया एमसीक्यू। अब अगला टॉपिक अगले लेक्चर के साथ चलेगा, कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक ना? लेक्चर अब बराबर जाएगा, या मैं सोच रहा हूँ कि हो सकता है कि जितना सिलेबस है सबका एमसीक्यू
उस पर प्रैक्टिस सेट करा दे, ये भी बेहतर रहेगा। सिलेबस तो पूरा कवर करना है, ये मत सोचिएगा छोड़ के बीच में भाग जाएंगे, बिल्कुल नहीं। अब सोच रहे हैं कि केवल एमसीक्यू प्रैक्टिस करा दें या फुल डिटेल पढ़ा दें, जैसा भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।